इस वीडियो में हम लोग ITS जो 5वां टेस्ट हुआ उसके सॉल्यूशन हिंट्स को देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन था कि दो बॉडीज़ हैं, ये 2 kg का 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, 1 kg का 1 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला होता है वो m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो वो फार्मूला यूज़ करके वेक्टर लिखने आपको आता ही होगा। जैसे ये वाला वेक्टर हो जाएगा 4j कैप, ये वाला i कैप और डिवाइडेड बाई टोटल मास और उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया था कि एक ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल नहीं, एक्चुअली उसने 3 स्फेयर्स रखा हुआ है और ये जो एक्स और वाई कट करेगा ये ओरिजिन है और बोलता है कि इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो ये जो 3 बॉल्स हैं इनका सेंटर टू सेंटर की दूरी 2r हो जाएगा और ये पूरा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा 2r डिस्टेंस का। ये ओरिजिन है। तो बाकी दोनों पॉइंट्स का, जो एक स्फेयर यहाँ पे है उसका सेंटर, जो स्फेयर्स हैं उनके सेंटर्स का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ये मैंने दिखा रखा है यहाँ पे। और x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आप फार्मूले से m1x1 प्लस m2x2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई टोटल मास, इसी तरह से y कोऑर्डिनेट वाला यूज़ करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो x कोऑर्डिनेट ये आया है, y कोऑर्डिनेट ये आया है। तीसरा जो क्वेश्चन था उसमें 3 रॉड है, इस तरह से जोड़ दिया गया है यू शेप में। l लेंथ इसकी मास m है, इसका भी लेंथ l है और इसका मास जो है वो 3m है। तो इसमें इसने ये बोला कि इसके अबाउट, मतलब मैं रॉड का मिड पॉइंट ले रहा हूँ, इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास की दूरी इसने पूछा था। तो ये x और y एक्सिस और ये तो सेंटर ऑफ मास हमको 0 0 मिल ही गया और इसका कोऑर्डिनेट, इस जैसे रॉड्स का सेंटर ऑफ मास हम दिखाएंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास -l/2 कोऑर्डिनेट उसका, और इसका l/2 -l/2। तो ध्यान से अगर हम देखेंगे तो जो x कोऑर्डिनेट है वो तो 0 आ जाएगा और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो जब हम फार्मूले से यूज़ करेंगे तो वो आएगा -l/5 और -l/5 का मतलब ये हुआ कि वो यहाँ से यहाँ नीचे कुछ आएगा, तो l/5 इसका आंसर था। सिर्फ फार्मूला बेसिक क्वेश्चन है और सही से आप कोऑर्डिनेट लिखिए। चौथा जो क्वेश्चन है वो ये दिया था, इसमें ऑप्शन बी नहीं था एक्चुअली, इसमें जो आंसर आना चाहिए था वो ये आएगा। जैसे आप देख लो 1 kg का पोजीशन ये दिया है, 3 kg का पोजीशन ये दिया है, तो फार्मूला जो सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो वो सॉल्व करने पर ये आ रहा है। तो इसका ऑप्शन बी था। थोड़ा सा ये प्रिंटिंग कुछ एरर हुआ, टाइपिंग एरर हुई, हम लोग देख नहीं पाए इसको, तो इसका बी था। तो इसका सबका जनरल मार्किंग करवा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये स्ट्रिंग और ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है। तो पहले तो आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा, जो न्यूटन्स लॉ में आपने पढ़ा है वो आपने पहले एक्सेलरेशन निकाल दिया, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो g/2 आ गया। अब ये जो 3m वाला है ये नीचे जा रहा होगा, मान लो -j कैप है, m वाला उतने ही से एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जैसे आप पोजीशन वेलोसिटी का लिखते हैं फार्मूला, बिल्कुल वैसे मिलता जुलता आता है, m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो ये एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आया ये g/4 आया। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया है कि एक बॉडी है जो प्योर रोटेशन कर रही है। तो प्योर रोटेशन जब कर रही है तो इसका जो ओमेगा होता है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ये एक्सियल वेक्टर है और हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये ओमेगा जो होता है आर पे डिपेंड नहीं करता। 7वें क्वेश्चन में ये थीटा और टी के बीच का ग्राफ दिया हुआ है, टाइमिंग ये 1 सेकेंड, ये 2, यहाँ पर 3 दिया है और बोलता है कि एंगुलर वेलोसिटी एट t बराबर 3 सेकेंड। तो बिल्कुल ये प्रॉब्लम बिल्कुल वैसे ही है जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर पोजीशन और टाइम को कोई ग्राफ दे दिया जाए और किसी पॉइंट पे आपसे वेलोसिटी पूछी जाए, लीनियर वेलोसिटी, तो वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते थे। तो यहाँ पे dx/dt वेलोसिटी होता था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, dθ/dt क्या हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये थीटा और टी का ग्राफ है, तो यहाँ पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। थीटा की वैल्यू 97 है, यानी dθ/dt यानी ओमेगा की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में ये ग्राफ बना के दे रखा है, यहाँ पे आप देखिए, ये ओमेगा और टी के बीच का ग्राफ, और बोलता है कि कौन से रीजन में, जैसे ए से बी, बी से सी, सी से डी या ए से लेके जो भी हो,
तो कौन से रीज़न में बोला कि केवल रेडियल होगा? रेडियल का मतलब टेंजेंशियल नहीं होगा, और टेंजेंशियल होने के लिए क्या होना चाहिए? अल्फ़ा ज़ीरो होना चाहिए। अल्फ़ा ज़ीरो होने का मतलब डी ओमेगा बाई डी टी ज़ीरो होनी चाहिए। तो डी ओमेगा बाई डी टी जो है वो यहाँ से लेके यहाँ वाले में जीरो है, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा कांस्टेंट है। तो कौन सा पार्ट लेंगे? फिर बी सी वाला पार्ट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने बोला कि फिगर दे रखा है, ये 3 बॉल्स दे रखी हैं और सबके अबाउट इसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को बोला है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आपको आता ही होगा, एम आर स्क्वायर। तो 1 के रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में, 3 के, सबसे ज़्यादा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो 3 के रिस्पेक्ट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ये एक ऐसे दिया है बॉडी, और इस पर 4 तरह से फोर्स लगा रखा है, और ओ के रिस्पेक्ट में ये पूछ रहा है कि किसका टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो F1 का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। F2 का टॉर्क लोगे तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लेंगे। F4 लोगे तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो आएगा, ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा फोर्स आएगा, और सबका मैग्नीट्यूड क्वेश्चन ने बोल रखा है कि सेम है। तो F3 का रिजल्ट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो F3 जो होगा दैट विल प्रोड्यूस ग्रेटेस्ट टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये एंगुलर मोमेंटम के ऊपर सवाल था ये, और इसमें ये दे रखा था कि एक यम मास की बॉडी है जो इस तरह से v स्पीड से जा रही है, और अलग अलग पॉइंट इसने दे रखा है ना, ए बी सी डी सबका कोऑर्डिनेट दे रखा है, और बोलता है कि किसके अबाउट जो लीनियर मोमेंटम कंपैरिजन किया हुआ है। जैसे ए के रिस्पेक्ट में इसने बोला है कि L1 है, बी के रिस्पेक्ट में L2 है, सी के रिस्पेक्ट में, तो वही लीनियर मोमेंटम बराबर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम तो मान लो mb है, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, ए और सी के अबाउट लीनियर एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा, क्योंकि इसका जो लाइन है वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है। अब आता है बी और डी, तो बी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा? 2, 3 आ जाएगा, और डी के अबाउट देखोगे तो डिस्टेंस 2 आएगा। तो जिसका सबसे ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसके अबाउट सबसे ज़्यादा होगा, यानी बी के अबाउट सबसे ज़्यादा होगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहा है। तो जैसे आपने पढ़ रखा है कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन पर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है या हाइट, तो यहाँ पर वेलोसिटी उसकी क्या होती है? √2gh, और जब वही रोलिंग करते हुए आता है तो ये फार्मूला होता था k रेडियस ऑफ गायरेशन अंडर √2gh बाई 1 + k² r²। और चूँकि ये रिंग है तो रिंग का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन का रिलेशन पता ही होगा, I बराबर mk², और I की जगह पे हम रख दें mr², तो mr² बराबर mk²। तो k²/r² की वैल्यू 1 आ गई, और सॉल्व करने पर ये आंसर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13 में ये टॉर्क पूछ रखा है इसने। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये इस तरह का डायग्राम बना रखा है, और ओ के अबाउट टॉर्क पूछ रहा है। तो टॉर्क का बेसिक फार्मूला क्या है? R क्रॉस F, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R एंड F। तो ये वेक्टर R हो जाएगा, और R वेक्टर आप लिख सकते हैं R cos 30 i कैप, R sin 30 j कैप, कंपोनेंट लेना है, और F का भी ले लो, F cos 60 i कैप, F sin 60 j कैप, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, आंसर आपको मिल जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट आप सही तरीके से थोड़ा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो दे रखा है, ये एक रॉड था L लेंथ का, और इसको इस फॉर्म में मोड़ दिया, 2 रॉड में, एक इस ये भी लेंथ L/2, ये भी लेंथ L/2, और एक्सिस ये दे दिया। एक्सिस मतलब यहाँ दे दिया। तो एक्सिस जब यहाँ पे दे दिया, तो अब तुम ये सोचो कि इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट तो बेसिक फार्मूला क्या होता है? ml²/3। तो m की जगह क्या आ जाएगा? m/2, या लेंथ की जगह L/2/3, और प्लस ये चूँकि रॉड जो है एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको हम एक पॉइंट मास मान सकते हैं, और m/2 और डिस्टेंस कितनी? L/2, तो mr² वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं जब एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के पैरेलल हो, और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का है, जब टॉर्क 0 होता है, जिसमें ये बोला है कि एक रिंग है जो इस अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, और इसका एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा कर दिया, और फिर उसके पेरिफेरी पे 2 मासेस ला के यहाँ पे लगा दिया गया, चला के वहाँ पे फिक्स कर दिया गया। तो कहीं बाहर से तो टॉर्क लगा नहीं, यानी एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं। तो रिंग का क्या होगा? mr², और दोनों का इस एक्सिस के अबाउट mr² + mr² ω1, दोनों को बराबर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में ये दे रखा है कि एक स्फेयर है
और इसके अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो आई नॉट है, बोलता है कि यहाँ से एक्स दूरी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो आई और एक्स में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा आई नॉट प्लस एम एक्स स्क्वायर, और ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये पैराबोलिक होगा नो डाउट, और ये इस तरह से जाएगा, ग्राफ आपको पढ़ाई होगा आपने, और ये जो मिनिमम ये जो है ये आई नॉट, ये दूरी जो होगी ये आई नॉट हो जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, देखो इसमें कट करने वाला पार्ट दिया हुआ है, जैसे ये कोई रिंग है और इसमें से कुछ पार्ट कट किया गया और एक्सिस जो है वो यही दे रखा है इसने, है ना, एक्सिस ये दे रखा है। तो जो इस तरह के केसेस में जो सेक्शन कट किया गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना हो तो हम करते क्या है कि जो बेसिक फार्मूला होता है वही यूज़ करेंगे, mr²/2, और मास उस सेक्शन का लेंगे तो क्या हो जाएगा mr²/2। जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है कि बॉडी रोलिंग कर रही है, तो रोलिंग कर रही है तो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों होगा, और रियल रोटेशनल या आपने पढ़ा ही होगा अपने चैप्टर में, आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा प्लस ट्रांसलेशनल आर क्रॉस एम भी होता है। अब आपको वेक्टर का डायरेक्शन देखना है, तो आप वेक्टर का डायरेक्शन देखिएगा तो ओमेगा के डायरेक्शन में रोटेशन का जाएगा और आर क्रॉस एम भी ये दोनों का डायरेक्शन सेम आएगा, और चूंकि ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो ये जो एम भी आर आएगा ये भी बराबर आर ओमेगा रख देना, ठीक है, और ये आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर जो 8400 वाला नंबर है उस पर आप बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये अच्छा सवाल था, और इसमें ये दे रखा था कि आप यहाँ पे देख लीजिए कि एक सर्कुलर प्लेट से ये कट किया गया, इस तरह का होल को किया गया, तो जो मास ऑफ द रिमेनिंग प्लेट है, जो मास ऑफ द रिमेनिंग प्लेट है वो एम दे रखा है। तो बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट एक्सिस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि मास ऑफ द रिमेनिंग प्लेट की जगह एरिया निकाल लेते हैं, पहले एरिया ऑफ रिमेनिंग प्लेट इतना आ जाएगा, बड़े वाले का जो, जैसे इस बड़े वाले का एरिया निकालो माइनस छोटे वाले का एरिया, तो चूँकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो इतने का मास यम है तो पूरे डिस्क का, बड़े वाले डिस्क का निकाल लो इस कैलकुलेशन से, फॉर सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन है, 4/3m हो जाएगा, और मास ऑफ द रिमूव डिस्क मिल जाएगा उसके हिसाब से, क्योंकि रिमूव डिस्क का जैसे πr² का मास 4/3m है, तो बड़े वाले का एरिया इतना था, तो इसका जो आएगा, जो डिस्क हमने काट के बाहर निकाला है उसका πr²/4 आएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमूव डिस्क है उसका मास m/3 हो जाएगा। और जो आपने तरीका सीखा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में जिसमें हम नेगेटिव मास यूज़ करते हैं, तो क्या करेंगे पूरे डिस्क का, जैसे इस बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, बेसिक फार्मूला mr²/2 है, तो मास की जगह 4m/3 और रेडियस है r, और माइनस रिमूव डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें और दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 में ये दे रखा है कि ये एक स्ट्रिंग से रॉड को यहाँ फिक्स किया गया और स्ट्रिंग से बांध दिया गया, स्ट्रिंग को कट किया गया, तो जैसे रॉड ऐसे है तो ये नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ऐसे केसेस में भाई चूंकि ये फिक्स है तो प्योर रोटेशन करेगा, तो टॉर्क लेंगे, तो टॉर्क कौन देगा, mg देगा, इसके अबाउट तो mg L/2 टॉर्क देगा और बराबर आई अल्फा लिख देंगे, और आई किसके अबाउट लेंगे जहाँ फिक्स होता है a के अबाउट, तो ml²/3 अल्फा, तो ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन को इसमें और आगे बढ़ा भी सकता था, वो पूछ सकता था कि टी टाइम के बाद कितना एंगल रोटेट किया, तो थीटा बराबर ω0t, जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा है सारा हम यूज़ कर सकते हैं, या टी टाइम के बाद ओमेगा क्या होगा, तो ओमेगा = ω0 + α t। क्वेश्चन नंबर 21 में जो दिया हुआ है ये इसने ये दे रखा है कि दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, दोनों का मास सेम है और लाइट रिजिड रॉड से जोड़ दिया गया है, और यहाँ पर इम्पल्स दिया गया, तो जब चूंकि कहीं फिक्स तो है नहीं तो हमेशा जो भी काम करेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होगा, ठीक है ना। तो बस L बराबर आई ओमेगा कर दिया, फिर तो L बराबर आई ओमेगा, तो पहले जो इम्पल्स दिया एम भी उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो लीनियर मोमेंटम ये है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 है और बराबर आई ओमेगा। आई किसका लेंगे, दोनों बॉल्स का लेंगे, तो
ये बॉल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक का क्या हो गया ml²/4, 2 बॉल है 2 × ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी v/l। क्वेश्चन नंबर 22 में ये दे रखा है इसने कि एक थिन वायर है, लेंथ है यल का, एक कोई वायर था यल लेंथ का, और इसको हमने ये बना दिया, एक लूप बना दिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि अगर इसका मास m और रेडियस r है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2mr² होगा। पहले आप क्या लगाएंगे, पहले आप लगाएंगे परपेंडिकुलर, उसके बाद पैरेलल, तो लगा कर आप देख लीजिएगा। और मास को आपको लिखना है रो के फॉर्म में, तो रो बराबर मास बाई लेंथ, और चूंकि r भी नहीं चाहिए तो ये जो पेरीफेरी है ये 2πr बराबर लेंथ के बराबर, तो वो वैल्यू यहाँ पर रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें ये था कि एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका मास m है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m अबाउट एन एक्सिस x बराबर है इज mk²। ये दूरी पर एक्सिस है, इसके अबाउट इसने बोला है कि mk² है। तो mk² बराबर मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो mr²/2 + ma²। तो यहाँ से इस रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी हमको, वो निकाल लिया। और फिर बोल रहा है कि एक्सिस a + b डिस्टेंस पे हो तब क्या होगा, तो a + b पे होगा तो फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और r² की जगह पर ये वैल्यू रख दो, आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में ये पूछा था कि भाई फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। तो आप इसमें क्या करते हैं कि यहाँ से फोर्स लगा रहे हो तो इसके अबाउट टॉर्क लो, टॉर्क लोगे तो ये ऐसे घूमेगा ना, ये इसके अबाउट किधर घुमाएगा, इसको एंटी क्लॉक घुमाएगा, तो ये पॉइंट की टेंडेंसी पीछे जाने की होगी, तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, आगे। तो रिलेटिवली ये पीछे की तरफ जाएगा, इसलिए फ्रिक्शन आगे लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में ये दिया है कि एक रिंग है जिसका सेंटर ऑफ मास v स्पीड से मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास की स्पीड v0 दिया है और रोलिंग कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो आपने जो पढ़ा होगा इसके बारे में ज़रूर प्योर रोलिंग में, कि टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v होती है, इसकी वेलोसिटी v√2 होगी, इसकी v√2, इसकी 0 होगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो रिंग का काइनेटिक एनर्जी प्लस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा। तो ½ mv0² + ½ i⍵², और जो ऊपर जो दोनों साइड वाले पार्टिकल्स हैं इसका, ठीक, तो ये लिख दिया, इसका भी वो, और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। और एक के रिंग का जो है, चूँकि ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो ओमेगा की जगह v0/r लिख देना, जोड़ के देख लेना, पूरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसमें बताने वाला सवाल नहीं है, बोलता है कि कौन सा पेयर मैच नहीं हो रहा है, तो वो आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें इसके अबाउट फिक्स किया गया है और बोल रहा है कि किसका एंगुलर फोर्स इज अप्लाइड। तो इसमें से ऑप्शंस पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो देखो बेटा, यहाँ पर क्या है कि ओ के अबाउट टॉर्क, डिस्टेंस जो कि सेम है तो ओ के अबाउट टॉर्क तो सेम ही रहेगा। तो टॉर्क सेम है तो यानी रिलेशन हमको आई और अल्फा में देखना है, तो आई जिसका ज़्यादा होगा अल्फा उसका कम होगा, इनवर्स रिलेशन होगा ना। तो अब ओ के अबाउट जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो देखो किसका ज़्यादा है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका ज़्यादा होगा, इसलिए कि डिस्ट्रीब्यूशन जो मास का है वो ज़्यादा बाहर की तरफ है, स्टील ज़्यादा हैवी होगा ना, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन बाहर की तरफ है। एक्सिस से जितना दूरी पर मास डिस्ट्रीब्यूट करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा, अल्फा उतना कम होगा, ठीक। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में जैसे आपने ये पावर आपने पढ़ा होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, वैसे रोटेशन में पावर इज इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा, टार्क इंटू ओमेगा होता है। जो रोल प्ले करता है फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन में, वही रोल प्ले करता है टॉर्क रोटेशनल मोशन में। और भी की जगह ये लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, तो सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में ये दिया है कि व्हील हैज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है और 20 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड जो उसने ओमेगा दे रखा है, इनिशियल ओमेगा, तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई होता है, तो उसको मैंने 40 पाई बोल दिया। और बोलता है कि कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए यानी मोशन जो है रिटार्डिंग मोशन है, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, तो आई तो दे रखा है, अल्फा निकालना पड़ेगा, और अल्फा निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में ये जे जिसको एंगुलर मोमेंटम बोल रहा है, जे और ओमेगा के बीच का ग्राफ, तो जे बराबर आई ओमेगा, तो जे वाई एक्सिस पे है, ओमेगा एक्स एक्सिस पे है, तो y बराबर mx टाइप का ग्राफ आ जाएगा ये। फिर
क्वेश्चन नंबर 31 जो दे रखा है इसने, ये आप देख सकते हैं, बॉडी ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है और एंगुलर मोमेंटम तो आई ओमेगा और आई बराबर एम के स्क्वायर होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। सिंपल है, केवल आपको डाटा पुट कर देना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32 में ये बोला कि इसमें भी एंगुलर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन का है ये। रोटेटिंग टेबल कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 10 सेकेंड एंड इट्स, तो 1 रोटेशन इन 10 सेकेंड यानी 1 सेकेंड में कितना फ्रीक्वेंसी होगा, 1/10 हो जाएगा, तो ओमेगा 1 मिल जाएगा 2π/10। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 दे रखा है। और बोलता है कि एक पर्सन जो सेंटर पे था अब वो सेंटर से 2 मीटर दूर चला गया, तो अब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी तो ओमेगा 1 और I1 ओमेगा 1 बराबर क्या हो जाएगा I2 ओमेगा 2। तो I2 जो है ये पहले I1 इतना था, ओमेगा 1 ये था, और I2 तो टेबल का तो दे रखा है 100 और प्लस आदमी का कितना हो जाएगा, जैसे ये सेंटर से 2 मीटर गया ना तो एम आर स्क्वायर और इंटू ओमेगा 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है कि अगर अर्थ अपनी साइज को आधा कर ले यानी रेडियस आधा कर ले तो उसका ड्यूरेशन ऑफ डे क्या हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 2/5 mr², जो कि अर्थ को हम सॉलिड स्फीयर मानते हैं, और 2π/T1 ओमेगा 1 2π/T होता है, और रेडियस आधा की है, साइज आधा करने का मतलब रेडियस आधा कर लिया है 2π/T2, तो T2 की वैल्यू 6 आवर्स आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 में ये है कि एक यूनिफॉर्म थिन रिंग है जो प्योर रोलिंग करते हुए आगे जा रहा है। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा, 12mv² + 12i⁻²। उसका काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, ठीक, और k²/r² रिंग के केस में 1 होता है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें ये बोला है कि रिंग टेक्स टाइम T1 एंड T2 फॉर स्लाइडिंग डाउन एंड रोलिंग। देखो स्लाइड करने में तो पता ही है टाइम का ये आता है √2L/g sin थीटा, और जब कोई रिंग रोलिंग करते हुए आता है तो उसका टाइम का निकालने का ये फार्मूला √2L/g sin थीटा 1 + k²/r² वैल्यू रख के, और चूंकि फिर से रिंग है तो k²/r² फिर से 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2, आप दोनों का रेशियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ से ग्रेविटेशन का सेक्शन स्टार्ट होता है। स्पीड ऑफ सैटेलाइट किस पे डिपेंड, 4 ऑप्शन दिया है, किस पे डिपेंड करता है। तो ये फार्मूला होता है, तो पहला मास ऑफ द सैटेलाइट पे नहीं डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द सैटेलाइट पे भी नहीं करता है, हाइट ऑफ द सैटेलाइट आ रहा है तो हाइट ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड करता है। 37 में ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, तो ये आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी पढ़ रखा है ना कि kqx/r³ होता है। तो इस तरह से आपने पढ़ा होगा ऐसे कि जब तक अंदर रहता है x <r रहते हैं तो स्ट्रेट लाइन जाता है, फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का जाता है। तो ये भी ग्राफ ऐसे ही जाएगा, बट ये निगेटिव, क्योंकि ये ग्रेविटेशन का केस है और अट्रैक्टिव होता है, इसलिए ये निगेटिव लिखा जाता है। तो निगेटिव होने के लिए ग्राफ किधर जाएगा, नीचे। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर ये ऊपर भी हो सकता है, तो अगर ये ऐसे मॉड ऑफ ई करके दे दे तब आप ऊपर बना सकते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि अगर ग्रेविटेशनल इफेक्ट खत्म हो जाए, ना रहे, तो कौन सा है। सिंपल सी बात है बेटा, आर्किमिडीज अपलिफ्ट जो बॉयनेंट फोर्स होता है उसी पर फर्क पड़ेगा इसका। फिर ये क्वेश्चन नंबर 39 को लेके काफ़ी इंक्वायरी थी कि कैसे मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे। तो देखो इसमें ये है, जो कन्फ्यूज़न है आपका वो ये है ना कि जैसे मान लो यहाँ पर ये मैंने एम मास प्लैनेट है जिसका मास कैपिटल M था, तो अगर मैं मैक्सिमम तब देखेंगे अगर मान लो ये दोनों सैटेलाइट घूमते हुए एक ही तरफ आ गए, ये दोनों एक ही तरफ इसके आ गए, तो जो फोर्स लगेगा अट्रैक्ट करेगा ना अपनी तरफ ये, ठीक, तो अट्रैक्ट करेगा तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, तो एफ मैक्सिमम तो Gm1m2/r², ये वाला फार्मूला। और अगर ये ऐसा हो जाए कि ये m है और एक सैटेलाइट इधर आ जाए, एक सैटेलाइट इधर आ जाए, तब ये क्या हो जाएगा, इस पर फोर्स दोनों अपोजिट में हो जाएंगे, तो एफ मिनिमम मिल जाएगा वो। बस यही इसमें कन्फ्यूज़न थी, सोल्यूशन आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 40 में ये दे रखा है, ये तो पूछा हुआ सवाल भी है पीएमटी में। 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास गो राउंड अ सर्किल, ये सर्किल में घूम रहे हैं, तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर हैं, तो पूछ रहा है कि स्पीड क्या होगा। तो क्योंकि दोनों का मास सेम है तो स्पीड तो सेम होगी दोनों की,
और इन दोनों को घूमने के लिए सर्किल में चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा कौन, जो दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स Gm/m2/r², और मैंने सेंट्रीपिटल के बराबर कर दिया, तो v की वैल्यू आपकी मिल जाएगी यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 41, ये केवल आपके फार्मूले पर बेस्ड था कि अर्थ की गहराई में जाते हैं तो फार्मूला क्या लिखते हैं, आप ये लिखते हैं, और बोल रहा है कि कितनी हाइट जाने पर, कितनी डेप्थ में जाने पे ये 1/n टाइम्स हो जाएगा। तो g डैश की जगह मैंने g/n रख दिया है, और h की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 जो है, ये 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर विथ साइड l। तो बोलता है कि यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो m मास के नाते r दूरी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, -Gm/r। तो ये सब डिस्टेंसेज हैं यहाँ पे, इसको आप जोड़ के देख लीजिए, आंसर आ जाएगा यहाँ से। 43 बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला कि 3 पार्टिकल्स हैं ईच ऑफ मास m, ये वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड l पे रख दिया गया है। तो यहाँ पे सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में बहुत सारे सवाल आपके सामने आए होंगे ऐसे, तो इसकी वजह से आप इसको इधर खींचेगा ना अपनी तरफ, ठीक। तो ये तीनों वेक्टर्स, तीनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा और बीच का एंगल 120 होगा। तो आप सीधे सीधे सोच सकते हैं इसका और इसका रिजल्टेंट सेम इधर जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट विल कैंसिल आउट ईच अदर। और क्वेश्चन नंबर 45, इसमें बोला कि अर्थ जिसका मास दे रखा है 6 × 10⁻24 kg और रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है, ठीक है ना। और एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है और दूरी दे रखा है, और बोलता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन, तो क्या होगा वो mv²/r। भाई दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा mv²/r, और v = r रखेंगे तो ये फार्मूला लिख सकते हैं। मास अर्थ का रख दिया, डिस्टेंस जो दे रखा था वो रख दिया, और ओमेगा स्क्वायर सॉल्व कर लिया। तो ये आपका पूरा डिस्कशन था। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं।